आज बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो बुनियादी हक जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। इनका मकसद है हर व्यक्ति की इज्जत, बराबरी और आजादी की रक्षा करना। अब सवाल है, ये अधिकार समय के साथ कैसे विकसित हुए? इसी को समझाने के लिए चेक न्यायविद कार्ल वसाक ने 1979 में मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का सिद्धांत दिया। उन्होंने यह विचार फ्रांसीसी क्रांति के 3 आदर्शों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित किया। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून और दर्शन में मानवाधिकारों के विकास को समझने का एक विश्लेषणात्मक ढांचा है। इस अवधारणा को चेक न्यायविद करेल वासिक ने 1979 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्ट्रासबर्ग में प्रस्तुत किया था। यह विचार फ्रांसीसी क्रांति के 3 मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से प्रेरित है। वसाक ने मानवाधिकारों को इनके आधार पर 3 पीढ़ियों में बांटा ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे अधिकार समय के साथ व्यक्तिगत स्तर से सामूहिक स्तर तक विकसित हुए हैं। यह कोई कानूनी श्रेणीकरण लीगल हायरार्की नहीं है, बल्कि एक समझने का तरीका ह्यूरिस्टिक फ्रेमवर्क है जो दिखाता है कि अधिकार इतिहास के साथ कैसे विस्तार पाते गए। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस मॉडल की आलोचना की है कि यह अधिकारों के बीच के आपसी संबंधों और समानांतर विकास को अधिक सरल रूप में प्रस्तुत करता है। अब बात करेंगे पहली पीढ़ी के अधिकारों की। इसे नकारात्मक अधिकार नेगेटिव राइट्स कहा जाता है क्योंकि ये राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इनका मूल उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये अधिकार 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रबोधन काल एनलाइटनमेंट ईरा में उभरे, जब यूरोप में राजशाही की शक्ति को सीमित कर लोकतांत्रिक शासन की मांग बढ़ी। इनका उल्लेख इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स 1791 और फ्रांसीसी मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में मिलता है। पहली पीढ़ी के मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, यातना, दास्ता और मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, अभिव्यक्ति, धर्म और सभा की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार। इसका कानूनी आधार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की संधि ICCPR 1966, जिसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति करती है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राज्य की शक्ति को सीमित कर नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को सकारात्मक अधिकार पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है क्योंकि इनके लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है, यानी नागरिकों को संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये अधिकार 19वीं 20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण, श्रमिक आंदोलनों और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्षों से उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वैश्विक स्तर पर असमानता और गरीबी बड़ी समस्या बनी, तब इन अधिकारों को और बल मिला। द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों में काम करने, उचित मजदूरी पाने और सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का अधिकार, संस्कृति में भागीदारी और सम्मान से जीने का अधिकार है। इसका कानूनी आधार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की संधि ICESCR 1966 है, जिसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक अधिकार समिति करती है। इस पीढ़ी के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता लाना, ताकि हर व्यक्ति गरिमा में जीवन जी सके। अगला है तीसरी पीढ़ी के अधिकार। यह समूहों और पूरी मानवता से संबंधित है। ये सहयोगात्मक अधिकार सॉलिडारिटी राइट्स हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक और सामूहिक समस्याओं को हल करना है, जैसे विकास, शांति और पर्यावरण संरक्षण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये अधिकार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरे, जब उपनिवेशवाद समाप्त हुआ और गैर संलग्न आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट तथा पर्यावरण आंदोलनों ने गति पकड़ी। इनका केंद्र बिंदु व्यक्तिगत अधिकार नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण है। इस पीढ़ी के अधिकारों में मुख्य अधिकार आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन और विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, मानवीय सहायता और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का अधिकार है। इसका कानूनी आधार, इन अधिकारों का उल्लेख अफ्रीकी चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स 1981, संयुक्त राष्ट्र विकास का अधिकार घोषणा 1986 और रियो पर्यावरण एवं विकास घोषणा 1992 में मिलता है। हालांकि इनके लिए कोई बाध्यकारी वैश्विक संधि अभी तक नहीं बनी है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक एकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए सामूहिक मानव कल्याण को बढ़ावा देना है।
वर्तमान में इन 3 पीढ़ी के अधिकारों के अलावा एक अन्य पीढ़ी के अधिकारों की बात हो रही है। ये है चौथी पीढ़ी के अधिकार। इस पीढ़ी के अधिकार आधुनिक विज्ञान, तकनीक और डिजिटल युग से संबंधित है। इन्हें नवयुगीन या प्रौद्योगिकीय अधिकार, टेक्नोलॉजिकल राइट्स कहा जाता है। इनका उद्देश्य है तेजी से बदलती तकनीक के दौर में इंसान की गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये अधिकार 21वीं सदी की शुरुआत में उभरे, जब डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करना शुरू किया। अब चिंता केवल राजनीतिक या आर्थिक अधिकारों की नहीं रही, बल्कि यह भी है कि डिजिटल दुनिया में व्यक्ति की पहचान और स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रखी जाए। चौथी पीढ़ी के मुख्य अधिकार, इसमें डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का अधिकार, सूचना तक पहुंच और साइबर सुरक्षा का अधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के नैतिक उपयोग का अधिकार, जैविक जेनेटिक अखंडता और बायोएथिक्स से सुरक्षा का अधिकार, प्रौद्योगिकी का मानव कल्याण के लिए समान उपयोग का अधिकार आते हैं। इसका कानूनी आधार, इन अधिकारों के लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अभी नहीं बनी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूरोपीय डेटा प्रोटेक्शन कानून GDPR 2018 और यूनेस्को की AI एथिक्स सिफारिशें 2021 जैसे दस्तावेज इन अधिकारों की नींव रखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी प्रगति के बीच मानव गरिमा, गोपनीयता और समानता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानवता के हित में हो, न कि उसके खिलाफ है। अब बात करते हैं आलोचना और समकालीन प्रासंगिकता की। इस ढांचे की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह अधिकारों के विकास को रैखिक, लिनियर क्रम में दिखाता है, जबकि वास्तव में सभी अधिकार एक दूसरे से जुड़े और परस्पर निर्भर हैं। जैसे बिना शिक्षा और रोजगार के अवसरों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी प्रभावी नहीं हो सकते। आज की दुनिया में तीसरी पीढ़ी के अधिकार, जैसे पर्यावरण और विकास, पहले 2 की नींव बन गए हैं। कुछ विद्वान अब चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, जिसमें सूचना का अधिकार, जैविक जेनेटिक अखंडता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़ी नैतिकता शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDGs 2015 और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के हाल के निर्णय 2024 ये दिखाते हैं कि अब विभिन्न पीढ़ियों के अधिकार एकीकृत रूप से लागू हो रहे हैं। अंत में ये ढांचा हमें ये समझने में मदद करता है कि मानवाधिकार स्थिर नहीं है, वे समाज की जरूरतों के साथ विकसित होते रहते हैं। इन तीनों पीढ़ियों के समन्वय से ही एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वास्तविक अर्थों में साकार हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।